अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब मैं इसमें आपको वही क्वेश्चन कराऊंगी जो हमारे जितने भी पास पेपर्स हैं उनमें रिपीट हुए हैं। रिपीट मतलब फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, और इसको पेपर में आप लोगों ने किस तरह से सोल्व करना है नीचे आपको मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट लिख के दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। सबसे पहले तो आपने किसी भी डिफरेंसेस अगर आपने एक्सप्लेन करना होता है डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन को, तो सबसे पहले दोनों जो जिनके दरमियान में डिफरेंस करना होता है आपने उन लोगों की उनकी डेफिनेशंस लिखनी होती है उन पॉइंट्स की। तो डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम लोगों ने एफिशिएंसी दिखानी होती है, यानी हम लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे टाइम है, मनी है, एफर्ट्स हैं, इनका कम से कम मिनिमल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए अपने टास्क को परफॉर्म करने को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हम लोगों ने अपनी जो भी डिज़ायर्ड आउटकम्स होती हैं, जो भी हमारी आउटपुट होती है, जो हमारा गोल्स होता है, उनको अचीव करना है। चाहे इसको अचीव करने के लिए हमारे रिसोर्सेज जितने भी लग रहे हैं हमें एज इट इज़ चीज़ बना कर देनी है ताकि, और बिल्कुल करेक्ट बना कर देनी है। इस चीज़ को हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट होता है फोकस। फोकस का मतलब एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस दोनों में फोकस किस पे होता है ये देखेंगे। अब एफिशिएंसी में फोकस होता है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशंस के ऊपर, जबकि इफेक्टिवनेस में फोकस होता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना होता है। ठीक है, फोकस ऑन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का मतलब है कि हमने जितने भी रिसोर्सेज को खर्च करना है, जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करने हैं उनका कम से कम यूज़ करते हुए हम लोग उनकी आउटपुट को लेकर आएँ। उसके बाद होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है एफिशिएंसी में मेजरमेंट का मतलब है कि हमने जो हम अपनी इनपुट्स बनाई हैं हम लोगों ने उनको कंपेयर करके देखना है अपनी आउटपुट के साथ, यानी जो हमें रिजल्ट तैयार करना है हमने अपनी इनपुट को उसके साथ कंपेयर करके देखना है, मेजर करके देखना है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे चीज़ अच्छी बनी है नहीं बनी, लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करते हुए सेम एज इट इज़ उस तरह की ही आउटपुट बनानी है, तो उस चीज़ को हम लोग एफिशिएंसी में मेजरमेंट बोलते हैं। उसके बाद इफेक्टिवनेस में जो मेजरमेंट आती है कि हमने उनके जितने भी हमारी आउटकम्स होते हैं, जो भी रिजल्ट्स होते हैं, उनमें एक एक चीज़ को देखना होता है, उनको कंपेयर करना होता है उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि हर एक जैसे हमारे कस्टमर हमसे चाह रहे हैं हम लोग बिल्कुल वैसी ही चीज़ बना कर दें और वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करें। उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एफिशिएंसी में इनका एम ही क्या होता है कि हम लोग प्रॉपरली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज करें, यानी अपने आउटपुट को ले आए, किसी ना किसी तरह से ले आए। जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग एक इस तरह से हम यूटिलाइज करें, कम से कम यूज़ करें। इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है, हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी है, चाहे हमारे पास नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हम यूज़ करें, हमारे पास हमारी आउटपुट डिज़ायर आउटपुट जो होती है वो हमें अचीव होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, एक फैक्ट्री है जो कि थोड़े टाइम में जो है वो एक एफिशिएंट आउटपुट या एफिशिएंट प्रोडक्ट जो होती है वो प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि पूरी मार्केटिंग कैंपेन होती है जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वो बिल्कुल करेक्ट बनाए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को चेक करती है कि कोई भी चीज़ अंदर से मिसिंग ना हो, जैसी हमें आउटपुट चाहिए वैसी ही हमें जो है वो आउटकम्स बना कर देनी है। एफिशिएंसी में भी तो यही होता है ना कि हमें वही आउटपुट को बना कर देना होता है, लेकिन एफिशिएंसी में हम लोग बहुत कम जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं, चाहे वो बाद में चीज़ चले या ना चले, लेकिन हमने अपनी प्रोडक्शन करनी है, हमने अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करना है थोड़े ही टाइम में। लेकिन इफेक्टिवनेस में होता है कि हमने जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जो मार्केट कैंपेन चलानी है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, कस्टमर को इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट में देखें, ऑब्वियसली एफिशिएंसी में हम लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। जबकि इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि हम लोग पूरा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हमने की होती है, यानी पूरा प्लान बनाया होता है कि हमने इस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है, चाहे वो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं लेकिन हम लोग जो होते हैं उनको मैनेज करके पूरी स्ट्रैटेजिक बना के पूरी पॉलिसीज या रूल्स बनाकर उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद
हम लोग इसमें टाइम फ्रेम्स की बात करें तो जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत थोड़े टाइम तक होती है, शॉर्ट टर्म आउटकम्स होती हैं, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होता है। इफेक्टिवनेस की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको स्टूडेंट्स की एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट है जिसने थोड़े टाइम में ज़्यादा नोट्स बना लिए, ठीक है, लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं, उसने सिर्फ अपनी एफिशिएंसी दिखाई है, उसने नोट्स बना लिए, उसने पेपर्स का कम यूज़ करते हुए जल्दी जल्दी से सारे नोट्स बना लिए, लेकिन उसको उसमें से आता कुछ नहीं, उसने सिर्फ अपने नोट्स शेयर करने होते हैं। जबकि इफेक्टिवनेस में ये होता है कि जिसने नोट्स बनाए हैं, जिसने ज़्यादा पेजेस का यूज़ करते हुए एक अच्छा प्रॉपर टाइम देते हुए नोट्स बनाए हैं और उसके इस तरह से उसको फ़ायदा क्या हुआ कि उसको वो नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, तो ये हमारी इफ़ेक्टिवनेस में आता है। उसके बाद अगर मैं इनकी अप्रोचेस की बात करती हूँ तो जो एफिशिएंसी होती है ना, ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और ऑपरेशंस की तरफ फोकस नहीं, इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, यानी सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस होता है, यानी वो सिर्फ इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, एम्फसाइसिस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए लगी होती है। लेकिन जो इफेक्टिवनेस होता है उसका फुल फोकस क्या होता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करे, अपने गोल्स के साथ जुड़ा रहे, अलाइनमेंट रखे और पूरे के पूरे जो स्ट्रैटेजिक बनाई है, जो डिसीजंस किए हैं, उस पर वो पूरा उतरे। अब रोल इन मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है, तो सबसे पहले देखें जो एफिशिएंसी होती है ना, वो हेल्प करती है कि हमारे जितने भी ऑपरेशनल एस्पेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करें, जबकि इफेक्टिवनेस फिर से वही बात आ रही है कि स्ट्रैटेजिक्स को फॉलो करती है, प्लान करती है और जो डायरेक्शंस होती है उनको सेट करती है और अपने गोल्स को अचीव करती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एफिशिएंसी में, जैसे एक रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट की ही एग्जांपल ले लें, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इन दोनों को समझ दें। एक रेस्टोरेंट है, अब उसके पास ऑर्डर आया तो उसके पास टाइम थोड़ा, उसने क्या किया, थोड़े टाइम में थोड़ी चीज़ें लेकर उसने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, उसने जी कस्टमर को दे दिया, चाहे कस्टमर को पसंद आया नहीं आया खाना, बस उसने दे दिया, सर्व कर दिया, ठीक है, कस्टमर ने खाया और चला गया। जबकि इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि उसने ये देखना होता है वो खाना ऐसा बनाए कि कस्टमर दोबारा आने पे मजबूर हो जाए, कस्टमर जो है वो दोबारा उसके रेस्टोरेंट में वापस आए। उसने इस तरह से, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो एक्सपेक्टेशंस लेके कस्टमर एक रेस्टोरेंट में जाता है, उसने बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए जो है ना वो खाना बनाया है और कस्टमर जो होता है वो नेक्स्ट टाइम फिर से आता है। इस चीज़ को हम लोग इफेक्टिवनेस बोलते हैं। हमारे पास पेपर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन स्किल्स इन मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने पूरी कोर्स आउटलाइन वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास स्किल्स जो होते हैं उनमें हम 3 तरह के स्किल्स पढ़ते हैं। एक हम लोग मैनेजमेंट में ह्यूमन स्किल्स पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं हमारे जो कंसेप्चुअल स्किल्स होते हैं, और एक हम लोग पढ़ते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में। तो जब मैंने पास पेपर को देखा तो हर एक के बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने सोचा मैंने आपको जस्ट उनके कॉन्सेप्ट दिए थे, क्यों ना इनको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लें। ह्यूमन स्किल्स मैनेजमेंट में क्या होता है मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपको ये कभी भूलेगा ही नहीं। ह्यूमन स्किल्स का मतलब ही क्या होता है कि एक मैनेजर को लोगों के साथ इफेक्टिवली काम करना, उनको समझना, उन्हें मोटिवेट करना और उनके साथ कम्युनिकेशन करना आता हो। ये स्किल्स हर लेवल पर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैनेजर्स को अपने टीम मेंबर्स, उनके जितने भी सीनियर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ मिलजुल के काम करना होता है, तो उन्हें ये स्किल्स आने चाहिए। स्किल्स कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहला आता है इंटरपर्सनल स्किल, यानी मैनेजर को अपने कुलीग, अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करना होती है। ये स्किल्स मैनेजर को कॉन्फ्लिक्ट जितने भी, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ जब कम्युनिकेशन करनी होती है तो उनमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कुछ झगड़े होते हैं। तो अगर हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स ह्यूमन स्किल्स के अंदर बेटर हैं तो हमारे लिए वेल एंड गुड, ठीक है। हम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने, टीम को मोरल बनाने यानी बूस्ट करने और उनको एनवायरनमेंट के साथ जो है वो जोड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद हमें एम्पैथी आना चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है कि मैनेजर को समझना होता है कि उनकी टीम किस तरह सोचती है, किस तरह फील करती है और उनके क्या नीड्स हैं। अब ये क्वालिटी मैनेजर को अपनी टीम के हर मेंबर के चैलेंजेस और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझने में हेल्प करती है। तो ये वाली स्किल भी ह्यूमन स्किल्स में इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी ह्यूमन स्किल्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैनेजर अपने आइडियाज़, अपने इंस्ट्रक्शन, अपने फीडबैक को क्लियर और अंडरस्टैंडेबल तरीके से पेश करे। अब ये स्किल मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है और टीम वर्क को इम्प्रूव करती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे क्रूशियल पार्ट है ह्यूमन स्किल्स का। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी
कभी कभी किसी भी टीम में कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ह्यूमन स्किल्स का मतलब होता है कि मैनेजर ये समझे कि कन्फ्लिक्ट को किस तरह पीसफुली सॉल्व करना है ताकि टीम के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। उसके बाद लीडरशिप एंड मोटिवेशन यानी ह्यूमन स्किल में लीडरशिप भी इंक्लूड होती हैं। एक मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, उन्हें इंस्पायर करता है और उनके गोल्स अचीव करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस देता है। उसके बाद टीम बिल्डिंग के स्किल्स भी आने चाहिए, यानी मैनेजर्स को ये स्किल होनी चाहिए कि वो अपनी टीम में यूनिटी और उनकी कोऑपरेशन बरकरार रखें। टीम वर्क को प्रमोट करना और एक फ्रेंडली और सुपर सपोर्टिव कल्चर बनाना मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे सोचिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो तुम्हारी टीम है, तो आप उसमें अलग अलग बैकग्राउंड्स और स्किल्स के लोग हैं। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है, तुम अपनी टीम्स को प्रॉब्लम्स को समझते हो, उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी टीम मेंबर्स को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो तुम्हारे अंदर इतने स्किल्स तो होने चाहिए कि उसे एनकरेज कर सको ताकि वो अपने काम को बेटर करे। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है टीम के अंदर, तो तुम्हें उसे पीसफुली सॉल्व करना तो आना चाहिए और इंश्योर करो कि टीम के लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से काम करें। तो ह्यूमन स्किल्स का असल मतलब ये होता है कि मैनेजर को ये आता हो कि लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, उनकी इमोशंस को समझना आना चाहिए, उनके कोऑपरेटिव और जो भी पॉजिटिव वर्क होते हैं उस एनवायरनमेंट में उसे रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्किल्स आते हैं वो आते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स इन मैनेजमेंट। कंसेप्चुअल स्किल का मतलब है कि एक मैनेजर्स को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के इश्यूज को समझना, उनके कम्प्लेक्स आइडियाज़ को एनालाइज करना और उनके जो भी इफेक्टिवली सॉल्व करना आना चाहिए। ये सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कंसेप्चुअल स्किल्स वाले मैनेजर्स के अंदर। उसके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो सब जितने भी मुश्किल आइडियाज़ होते हैं उनको एनालाइज करें और फिर उनका प्रॉपर कोई इफेक्टिवली सोल्यूशन दें। अब ये स्किल्स मैनेजर की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है। तो इनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशंस को समझना चाहिए। डेफिनेशन में क्या है कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी तो इसका मतलब होता है कि मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशंस के ओवरऑल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डीप और अंडरस्टैंड हो। मैनेजर को ये समझना होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए उनके क्या क्या रोल है। उसके बाद आता है बिग पिक्चर थिंकिंग। इसका मतलब होता है कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स से मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन की बिग पिक्चर्स का आइडिया होता है। ये स्किल हेल्प करती है कि मैनेजर को ये समझने में कि उनके डिसीजंस का असर पूरी ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या होगा। बिग पिक्चर थिंकिंग का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कंट्रोल में लाना, उनके आइडियाज़ इतने होने चाहिए, उनके डिसीजंस उनके पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असरअंदाज हो रहे हैं ये पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे ह्यूमन स्किल का सबसे क्रूशियल पार्ट था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं कहूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैनेजर को कम्प्लेक्स सिचुएशंस और चैलेंजेस को एनालाइज करना होता है और उन्हें इफेक्टिव सोल्यूशंस निकालने होते हैं। अब ये स्किल जो होते हैं ये मैनेजर की जो भी थिंकिंग होती है, जो भी इनोवेशन सोल्यूशंस होते हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स मैनेजर्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाने में हेल्प करती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहाँ करनी होती है, जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, उसकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना होता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी होती है। तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, यानी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में मैनेजर्स को ये समझने में हेल्प करती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को किस तरह से कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे पर किस तरह से वो डिपेंड करते हैं। मैनेजर को ये देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के हर डिपार्टमेंट अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह से काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। अब इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है इनोवेशन अडेप्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। इनोवेशंस का मतलब होता है कोई ना कोई नई चेंजिंग लाना, कोई ना कोई क्रिएटिविटी आइडियाज़ लाना होता है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपने जिस एनवायरनमेंट में चेंजिंग आई है उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेना, खुद को अडेप्ट कर लेना, ठीक है, यानी पूरे का पूरा अपना इख्तियार उस एनवायरनमेंट में दे देना। इस चीज़ को हम लोग अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। जैसे सोचो कि तुम एक टॉप लेवल मैनेजर हो और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यू मार्केट में एंटर करना होता है।
कंसेप्चुअल स्किल का यूज़ करते हुए आप ये समझोगे कि मार्केट ट्रेंड क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज रिक्वायर हैं और ऑर्गेनाइजेशन के करंट कैपेसिटी क्या है। तो आप अपने डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करोगे ताकि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली आप एलोकेट कर सको, ठीक है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बना सको। आपको अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंजिंग्स का आपको फेस करना पड़ता है तो ये जो इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब भी क्या होता है कि आपको अगर कोई भी चेंजिंग आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये होता है कि एक मैनेजर्स को अपनी फील्ड या जो भी स्पेसिफिक जॉब टास्क को टेक्निकल एस्पेक्ट का नॉलेज और एक्सपर्टीज़ हो। अब ये स्किल्स डायरेक्टली उन टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं जो एक मैनेजर्स या उसके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएँ तो सबसे पहले तो यानी मैंने यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन का मतलब लिखा हुआ है कि आपने पेपर्स में इनको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने पॉइंट देना है डेफिनेशंस का, ठीक है। तो डेफिनेशन में टेक्निकल स्किल्स वो प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं जो एक मैनेजर को स्पेसिफिक टास्क को समझने, उन्हें गाइड करने और सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब ये स्किल्स जो होती हैं ये प्रैक्टिकल एरियाज ऑफ वर्क से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, आईटी है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। तो हम चूँकि IITCS के स्टूडेंट, तो हमारे माइंड में ये आएगा कि टेक्निकल स्किल्स में हमारी IT ही आ रही होती है, ठीक है। यानी टेक्निकल्स होते हैं जिसमें टेक्निक्स होते हैं, जिसमें टूल्स होते हैं, हम ज़्यादातर टूल्स अपने कंप्यूटर्स को ही ले रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जॉब स्पेसिफिकेशंस नॉलेज, यानी टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है कि मैनेजर्स को अपने डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर एक मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को लीड कर रहा है तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और कोडिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़। हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, हैंड ऑन एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है कि स्किल्स मैनेजर को प्रैक्टिकली और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलाती है ताकि वो टेक्निकल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस निकाल सके। यानी अगर कोई मशीन प्रोडक्शंस में ख़राब हो जाती है, जो एक टेक्निकल मैनेजर को पता होता है कि कैसे उस मशीन को ट्रबल शूट करना है, कैसे उसके अपने हाथ से ठीक करना है, इसको हम हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन अ टेक्निकल लेवल। तो टेक्निकल लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करें तो मैनेजर जो होते हैं वो टेक्निकल इश्यूज़ को क्विकली डायग्नोस और सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। जब टीम किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है तो मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज से उनकी गाइड करता है, ठीक है, और इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग आता है। तो टेक्निकल स्किल्स के मैनेजर को ये एबिलिटी देती है कि वो अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेन कर सके, मेंटरिंग दे सकें, वो अपने एम्प्लॉयज़ के नए टूल्स, उनकी टेक्नोलॉजीज़ और बेस्ट प्रैक्टिस सिखाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, ठीक है। तो जितने भी टेक्निकल स्किल्स मैनेजर्स होते हैं उनको हेल्प करती है कि वो अपने डिपार्टमेंट को डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर सकें, एफिशिएंटली वो हर रोज़ के काम को कर सकें। वो अपनी टीम का काम को आसान बनाता है क्योंकि उसे पता होता है कि प्रोसेस और टूल्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। जैसे अगर सोचें कि आप एक IT मैनेजर हैं जो कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपकी जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो हेल्प करती है कि जब टीम कोडिंग इश्यूज़ फेस करती है, किसी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को डेवलप करती वक्त प्रॉब्लम होती है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा को अच्छी नॉलेज होती है, तो वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करते हुए टीम के सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, उनमें उनकी हेल्प करते हैं। अगर कोई इशू आता है तो अगर कोई नया सॉफ्टवेयर टूल्स इंट्रोड्यूस होता है तो आप अपनी टीम को उस टूल का यूज़ करने की भी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे पास कुछ स्किल्स से जिसमें ह्यूमन आ जाते हैं, हमारे कंसेप्चुअल आते हैं और टेक्निकल आते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट आता है तो आपको शॉर्ट में तीनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास जो स्किल्स है मैनेजर्स की उनको डिटेल से डिस्कस करें। अब पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, वो है मैनेजेरियल रूल्स जो हेनरी मिंटबर्ग्स ने डिस्क्राइब किए थे, आपने उनको डिटेल से बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हेनरी मिंटबर्ग है क्या था। ये एक कैनेडियन एकेडमिक और मैनेजमेंट एक्सपर्ट था। उन्होंने मैनेजेरियल रूल्स को एनालाइज किया था और टोटल उन्होंने हमें 10 की रूल्स जो थे वो डिफाइन किए थे, ठीक है, जो हमारी डेली टू डेली यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन यूज़ होते हैं। अब इन रूल्स को पहले तो उन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया और हर पार्ट्स के अंदर इन रूल्स को डिफाइन कर दिया। अब ये जो 3 रूल्स थे इनमें सबसे पहला था इंटरपर्सनल रूल, ठीक है, ये वाला इंटरपर्सनल रूल था।
और इसके अंदर जो सब रूल आ रहे थे, एक था फिगर हैंड, एक था लीडर, एक था लियन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशनल रूल। एक इंटरपर्सनल रूल हो गया, एक इंफॉर्मेशनल रूल हो गया, और एक हमारे पास डिसीजन रूल्स होते हैं। यानी 3 रूल थे जिनको उसने कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो ये एक इंटरपर्सनल रूल है, एक इंफॉर्मेशनल रूल्स है, एक डिसीजन रूल्स है। इनके अंदर टोटल उन्होंने 10 रूल जो हैं उनको डिफाइन किया हुआ है। तो इंटरपर्सनल रूल की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है लोगों के साथ और लोगों के लिए काम करना, लोगों के साथ काम करना और लोगों के लिए काम करना, इसको हम इंटरपर्सनल रूल्स कहते हैं। ये रूल्स उन कामों से रिलेटेड होते हैं जो मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन में परफॉर्म करता है। इसमें लीडरशिप आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है फिगर हेड यानी सिंबॉलिक लीडर। अब ये मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और वो फॉर्मल और जितनी भी सर्मिनियल ड्यूटीज परफॉर्म्स करता है। फिगर हेड है ना, आप फिगर हेड ले सकते हैं जो लीडर होता है, जो सिंबॉलिकली लीडर होता है उसको फिगर हेड बोलते हैं। जैसे किसी कंपनी का इवेंट अटेंड करना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, किसी मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे सोचो आप एक स्कूल प्रिंसिपल है जो ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्पीच देता है, ये एक सीईओ है जो कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करता है, वो हमारा फिगर हेड होता है यानी सिंबॉलिक लीडर। उसके बाद हमारे पास आता है लीडर एक ये सिंबॉलिक लीडर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का यानी सीईओ होता है, जो सबसे टॉप पे होता है। उसके बाद होता है हमारा लीडर, ठीक है, जो कि टीम गाइडेंस होता है। इस रूल में ये जो मैनेजर होता है अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करता है, उनको मोटिवेट करता है और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। मैनेजर हायरिंग, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी ये एक्टिव होता है। जैसे एक डिपार्टमेंट मैनेजर जो अपनी टीम मेंबर्स को परफॉर्मेंस उनके रिव्यूज़ करता है और उनकी इम्प्रूवमेंट्स के लिए गाइड करता है। जैसे हमारी टीम बनती है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें कोई ना कोई एक लीडर होता है जो उसने पूरी टीम को लीड करना होता है। तो ये हमारा लीडर होता है जो टीम गाइडेंस होता है। फिगर हेड होता है जो कि सीईओ होता है, जो टॉप पे होता है। लीडर होता है जो टीम को गाइड करता है। लियन क्या होता है? कनेक्शन बिल्डर, यानी मैनेजर अपने डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशंस को मैनेज करता है। जैसे क्लाइंट्स हैं, सप्लायर्स हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के साथ कनेक्ट बनाना कनेक्शन बिल्डर होता है। यानी लियन का मतलब होता है कि एक तो मैं हूँ जो डिपार्टमेंट के अंदर हूँ और मैंने बाहर वाले जितने भी कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो काम होता है ये लियंस का होता है यानी कनेक्शन बिल्डर का आता है। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर जो वेंडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वो बाहर के लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करता है, कनेक्शन रखता है, इसको हम लियन बोलते हैं। तो ये थे 3 रूल्स जो कि हमारे इंटरपर्सनल रूल्स के अंदर आ रहे हैं। अब आता है इंफॉर्मेशनल रूल्स। इंफॉर्मेशनल रूल्स किसको बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये रूल्स मैनेजर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और उसको डिससेमिनेटर बनाते हैं, यानी मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले इसमें आता है मॉनिटर, ठीक है, उसके बाद आता है डिससेमिनेटर। मॉनिटर किसको बोलते हैं? जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अब मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इसे समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यानी एक सेल मैनेजर जो मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीटर्स के एक्शंस को मॉनिटर करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस के फ्यूचर एक्शंस को प्लान कर सकें। डिससेमिनेटर क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यानी मैनेजर जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हमारी उसको अपने एम्प्लॉयज़, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करता है ताकि सब लोग अपडेट रह सकें। यानी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना ताकि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपडेट रह सकें, अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक HR मैनेजर है जो एम्प्लॉयज़ को नए कंपनी पॉलिसीज़ या बेनिफिट्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। कोई नया एम्प्लॉय आया है किसी कंपनी के अंदर तो उसको गाइड करना, ये हमारा डिससेमिनेटर का काम होता है। उसके बाद होता है स्पोक्स पर्सन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बात करता है उसको हम स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। यानी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल पार्टीज के सामने रिप्रेजेंट करता है, जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं और मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना। तो एक CEO जो शेयर होल्डर्स मीटिंग में कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट करता है वो होता है स्पोक्स पर्सन। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है वो आती है डिसीजन रूल्स, और इसके अंदर 4 रूल होते हैं। एक यानी डिसीजन रूल्स का मतलब होता है जो भी
काफ़ी डिसीजंस लेना और रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना होता है। इसमें सबसे पहले आता है इंटरप्रेन्योर यानी इनिशिएटर ऑफ चेंज। तो मैनेजर के जितने भी नए आइडियाज़ होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना, इनोवेशन लाना और अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग्स और इम्प्रूवमेंट के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट करना, इसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यानी एक R&D मैनेजर जो नए प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, जो बिल्कुल नए आइडियाज़ को स्टार्ट करता है, इसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेंस हैंडलर की बात करें यानी प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो मैनेजर जब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती है मैनेजर के ऊपर, तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस, तो उनको हैंडल करता है और उनके जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको फाइंड आउट करता है डिस्ट्रीब्यूटेंस हैंडलर। यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट में डिले को हैंडल करता है और उनकी ओवरकम करने के लिए नए नए स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करता है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलर होता है। उसके बाद आता है हमारा रिसोर्स एलोकेटर। तो जो रिसोर्स एलोकेटर यानी रिसोर्सेज मैनेजर होते हैं, तो मैनेजर जो है रिसोर्सेज, जैसे हमारे रिसोर्सेज में क्या आता है, टाइम आता है, हमारी मनी आती है और पर्सनल जो भी एफिशिएंटली एलोकेट करना होता है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो जैसे एक फाइनेंस मैनेजर है जो बजट को एलोकेट करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट के लिए बजट को जो मैनेज करता है वो हमारा फाइनेंस मैनेजर होता है। ये रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। उसके बाद आता है नेगोशिएटर यानी डील मेकर। अब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डील्स और नेगोशिएशंस करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से डील्स करता है। यानी ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी सैलरीज होते हैं या सप्लायर डील्स पर हो सकती है, उनको मैनेज करता है। जैसे एक परचेसिंग मैनेजर जो सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशंस करता है ताकि बेटर रेट्स पर रॉ मटेरियल्स खरीद सके। तो ये थे आज के हमारे जो 10 रूल्स थे जो हमारे हेनरी मिन्सबर्ग के थे, और ये इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पास पेपर खोल के देखें तो इनमें ये क्वेश्चन लाजमी आया हुआ है। होप सो आप लोग इसको लाजमी करेंगे, और मैं भी आसान वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन किए हैं। इंटरपर्सनल रूल थे जिसके अंदर 3 आ रहे थे रूल। एक था हमारे पास फॉर फिगर हेड, दूसरा था लीडर। फिगर हेड वो होता है जो CEO होता है, जो टॉप पे होता है। उसके बाद लीडर होता है जो टीम को, यानी टीम जो एक बनी होती है उसको लीड कर रहा होता है। उसके बाद लियन आता है, ठीक है। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन रूल आता है जिसमें मॉनिटर होता है, एक जो चीज़ों को मॉनिटर करता है, एक डिसैमिनेटर होता है, एक स्पोक पर्सन होता है। डिसीजन रूल्स की बात की, इसमें एंटरप्रेन्योर होता है जो नए नए आइडियाज़ लेकर आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड हैंडलर था जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करता है। रिसोर्सेज एलोकेट था, रिसोर्सेज जैसे टाइम मनी था हमारे पास, यहाँ एफिशिएंसी होती है या एफर्ट्स होती हैं उनको मैनेज करता है। और हमारे पास आता है नेगोशिएटर जो कि डील करता है लोगों के साथ, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से, कंपनीज के बाहर और अंदर जो होता है डील करता है। इसको हम लोग डिसैमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, एक हॉस्पिटल मैनेजर में, तो आप रोजाना के कामों में इन सब रूल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फिगर हेड की बात करते हैं, फिगर हेड के तौर पे वो हॉस्पिटल में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं, उनके साथ जो भी स्पीच करनी होती है वो फिगर हेड होता है। लीडर के तौर पर आप सिर्फ अपने स्टाफ को ट्रेन और मोटिवेट कर सकते हैं। मॉनिटर की बात करते हैं तो वो मार्केट से हेल्थ सेक्टर के लेटेस्ट अपडेट को फॉलो करता है। तो इस तरह हॉस्पिटल में इमरजेंसी वगैरह में या मेडिकल में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने का काम डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलर्स का होता है। अगर नेगोशिएटर के तौर पर अगर काम करें तो वो सप्लायर्स के साथ, यानी जो भी मेडिसिन होती हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइनलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन जो हमारी आउटलाइन में बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। अब ये देखिए, ये जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है ना, अगर मैं इसको आपको स्टार्ट में बताऊं कि बेसिकली ये नीड थ्योरी है क्या, तो ये एक मोटिवेशन थ्योरी है जो साइकोलॉजिस्ट इब्राहिम मैस्लोज ने 1943 में इंट्रोड्यूस की थी। जो हमारी साइकोलॉजी था, एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा, तो उसमें भी हम लोगों ने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को डिस्कस किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नीड है, जितने भी ह्यूमन नीड्स हैं, साइकोलॉजिस्ट नीड हैं, उनके अकॉर्डिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पास पेपर खोले थे और इनमें सबसे ज़्यादा तकरीबन हर पेपर में ही ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 1943 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि ह्यूमन नीड्स को एक पिरामिड या हायरार्की में ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे मैं अगर एक यहाँ पर पिरामिड फॉर्म में अगर बताऊँ तो यहाँ पे इस तरह से एक पिरामिड होता है। तो उसमें एक होती है साइकोलॉजिकल नीड, सबसे टॉप पे होती है। उसके बाद सेफ्टी आती है, लव एंड बिलोंगिंग्स आती है, एस्टिमेट नीड्स आती है, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। क्यों ना हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, ताकि हम लोग यानी 5 लेवल्स होते हैं इसके। तो
यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ है नहीं आपको डिस्प्ले कराने के लिए, बट अच्छा, 5 लेवल्स ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग गूगल पर जाकर इसको सर्च करते हैं तो आप उसका जो है ना आपको एक पैरामिड टाइप का जो है वो फिगर मिल जाएगी। आप उसको भी सेव कर सकते हैं, अगर पेपर में आता है तो उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अन्य हो आप खुद भी पैरामिड बना सकते हैं, उसके 5 लेवल बना सकते हैं। पहले में आप साइकोलॉजिकल नीड्स बना सकते हैं, दूसरे में सेफ्टी बना सकते हैं, इस तरह अप टू सॉन जितने भी आते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं ये बेसिक नीड्स होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे बेसिक और ज़रूरी नीड्स होती है जो इंसान को सर्वाइवर करने के लिए एसेंशियल होती हैं। इसमें हमारे पास जो आती हैं वो एयर आता है, वाटर आता है, फूड आता है, शेल्टर आता है और स्लीप वगैरह जो होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसे अगर किसी इंसान को खाना नहीं मिल रहा तो उसका फोकस सिर्फ खाना ढूंढने पर होगा और वो किसी हायर लेवल नीड जैसे सेल्फ एस्टीम या अचीवमेंट पर फोकस ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फूड के बारे में ही टेंशन होगी, वो सिर्फ खाना ही ढूंढेगा। तो सबसे पहली और बेसिक नीड्स होती है साइकोलॉजिकल नीड। उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड्स होती हैं। अब सेफ्टी नीड यानी खाना वगैरह सब कुछ ढूंढ लिया, शेल्टर, स्लीप, फूड सब कुछ हो गया। अब उसको अपनी सेफ्टी यानी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की भी ज़रूरत होती है। तो उनमें सबसे पहले जब साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो इंसान को सेफ्टी और स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। इसमें जितनी भी फिजिकल सेफ्टी होती है यानी जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्लूड्स होती हैं। अब एक जॉब करने वाला शख्स है, अगर वो अपनी जॉब को ख़तरे में महसूस करता है तो उसको मेन फोकस होता है कि वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी पर फोकस करे। अब उसका फोकस जो है बेसिक नीड्स तो उसको इस जॉब से मिल ही रही हैं, जितनी भी सैलरी कहते हैं वो अपने फूड, रहने का, शेल्टर वगैरह सब कुछ मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन अपनी जॉब के लिए उसको सेफ्टी की ज़रूरत होती है, वो हमारी सेफ्टी नीड्स में आ जाती हैं। देन उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि लव्स एंड बिलोंगिंग नीड्स यानी सोशल नीड। तो इंसान को अपने रिश्ते और जो भी बिलोंगिंगनेस होती है उनका एहसास चाहिए होता है। इस स्टेज में हमारी फ्रेंडशिप, फैमिली, सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन वगैरह इंक्लूड होती हैं। इंसान को दूसरों के साथ अटैचमेंट और लव की ज़रूरत होती है। यानी एक स्टूडेंट जो अपने सोशल सर्कल में आइसोलेशन फील करता है वो अपने फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है एस्टिमेटेड नीड्स, स्टीम नीड्स। स्टीम नीड यानी इसका मतलब होता है कि रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट। जब इंसान को सोशल नीड्स पूरी होती हैं तो उसे अपने आप की सेल्फ स्टीम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत होती है। इसमें सक्सेस, अचीवमेंट और रिस्पेक्ट वगैरह इंक्लूड होती हैं। अब ये अगर मैं बोलूँ तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ स्टीम यानी खुद के लिए खुद की रिस्पेक्ट और अचीवमेंट पर की जो है वो ज़रूरत होती है। रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम अदर, दूसरों से रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन। एक होती है सेल्फ यानी वो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखे, और रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम अदर यानी दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करें। जैसे एक एम्प्लॉय है जो अपने काम में एक्सीलेंस अचीव करता है, उससे कंपनी से रिकॉग्नाइजेशन और प्रमोशन मिलने का वेट रहता है, ठीक है। यानी खुद से तो वो बहुत कोशिश कर रहा है अपनी रिस्पेक्ट बनाने की, लेकिन उसको ये भी होता है कि कंपनी भी उसको प्रमोट करे, कंपनी भी उसको सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करे। उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, जब सब नीड्स पूरी हो जाती हैं इंसान अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करता है। इस स्टेज में इंसान अपने पोटेंशियल्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है, अपनी क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल गोल्स को अचीव करता है, ये अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होते हैं यानी फुल पोटेंशियल पे पहुंचना चाहता है। एक आर्टिस्ट है जो अपनी स्किल्स को यूज़ करके नए और क्रिएटिविटी आर्ट वर्क बनाता है। उसका गोल क्या होता है कि अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से यूज़ करना होता है। तो ये थे हमारे पास मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसके 5 लेवल थे। सबसे पहला आता है साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें खाना, पानी, रहना, सोना वगैरह। सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, हेल्थ वगैरह। लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी फ्रेंडशिप, फैमिली, सोशल इंटरेक्शन। फिर आते हैं स्टीम नीड्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम अदर। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि अब उसको सारी लेवल 4 लेवल तक उसने अचीव कर ली है, अब उसका ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि उसको आगे बढ़ना है, क्रिएटिविटी करनी है, उस पर फोकस करता है। तो ठीक है, ये था हमारे पास मैस्लोज के हायरार्की ऑफ नीड्स, और ये पेपर में बहुत टर्म है इसलिए मैंने इसको बार बार रिपीट किया है।
उसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ मैनेजर, जिसको हमने प्रीवियस जो 1 आवर्स की वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था, लेकिन चूँकि ये भी हमारे पास पेपर में आया हुआ है तो इसलिए मैं आपको इसको भी डिटेल में बताऊंगी। मैनेजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे काम करते हैं और हर लेवल का अपना स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। मैनेजर्स का काम टीम को लीड करना होता है, ठीक है, जितने भी गोल्स होते हैं उनको अचीव करना होता है। उनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया, कैटेगराइज करता है। जैसे एक होता है टॉप मैनेजर, एक होता है मिडिल मैनेजर और एक होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर। टॉप मैनेजर की बात करें तो टॉप मैनेजर यानी सीनियर लेवल मैनेजर, ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजीज या डायरेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर के लेवल पर होता है, जहां लॉन्ग टर्म प्लानिंग, विजन और मिशंस पर फोकस किया जाता है। इन मैनेजर्स का काम ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर डिसाइड करना होता है। जैसे अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स और जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको सेट करना होता है। ओवरऑल डायरेक्शंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको डिफाइन करना होता है। जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ट्रेंड्स होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर्स को मेंटेन करना होता है। उसके बाद अगर हम लोग टॉप, ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे CEO है, SFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, प्रेसिडेंट ऑन द मैनेजर डायरेक्टर पे जो प्रेसिडेंट होता है वो। उसके बाद अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो रियल लाइफ एग्जांपल में यानी एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि कंपनी को नए मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना है और उसके लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। तो इस डिसीजन का असर पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर भी होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मिडिल लेवल के मैनेजर, यानी सीनियर के बाद जो आते हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं, जिसको हम दरमियानी मैनेजर कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के मिडिल लेवल पर काम करते हैं। इनका काम टॉप मैनेजर्स के बनाए हुए जितने भी स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। ये मैनेजर यूजुअली डिपार्टमेंट या डिवीजन्स को मैनेज करते हैं और टॉप मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच में एज अ ब्रिज काम कर रहे होते हैं। यानी जितने भी फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, जितने भी टॉप लेवल, इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन, इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन करने का काम जो होता है ये मिडिल लेवल जो मैनेजर होते हैं वो करते हैं। तो इनकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो इनमें हमारे पास आता है कि जितने भी डिसीजंस आते हैं और जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं इनको टॉप लेवल मैनेजर्स के जितने भी होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। रिसोर्सेज को एलोकेट करना और इंश्योर करना कि काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उनको गाइड करना होता है। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन जो होती है उनको मेंटेन करना होता है। जैसे डिपार्टमेंट का हेड है, रीजनल मैनेजर्स हैं ये। उसके बाद हमारे पास आते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, सबसे टॉप ब्लो पे होते हैं, जो यानी टॉप पे होते हैं, मिडल पे होते हैं, उसके बाद जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी नॉन मैनेजरियल वर्क के सुपरवाइज करते हैं। इनका काम क्या होता है कि डेली ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे नीचे के लेवल होते हैं, लेकिन इनका काम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम देखते हैं तो इसमें होता है डायरेक्टली मैनेज एम्प्लॉयज़ एंड मॉनिटर देयर वर्क। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डायरेक्टली मैनेज करते हैं और उनके काम को जो होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। और डेली टास्क और स्केड्यूल्स को मैनेज करते हैं। एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। परफॉर्मेंस फीडबैक देना और इंश्योर करना कि काम एफिशिएंटली हो रहा है। जैसे अगर एग्जांपल में हमारे पास सुपरवाइजर है, टीम का लीडर होता है, ये आ जाते हैं। जैसे अगर एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल है इसकी, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो एक सुपरमार्केट का सुपरवाइजर है, स्टोर का स्टाफ को डेली टास्क असाइन करता है, जैसे शेल्फ को स्टॉक करना, कस्टमर को सर्व करना, कैशियर काउंटर को मैनेज करना। उनका काम होता है कि इंश्योर करना कि हर शिफ्ट स्मूथली चले। तो ये थे हमारे पास मैनेजर, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए थे, आप मैंने सिर्फ नाउ हाउ करा दिया आपको। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन थे जो हमारे पेपर में ज़रूर आए थे, ठीक है। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन है तो देन उनको मैं ऐसे ही, यानी ये तो मैनेजर के हमारी आउटलाइन के जो फर्स्ट टॉपिक्स थे उनमें से आए थे जो पास पेपर से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट भी कुछ वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। आज ही जो इसके नेक्स्ट जो आउटलाइन के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड पास पेपर में कौन कौन से आए हैं देन आपको, जैसे कल्चर है उससे रिलेटेड हमारे पास पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, शॉर्ट भी आए हैं। उसके अलावा लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, इनसे रिलेटेड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।